क्या पढ़ रहे थे? इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। राजनीति विज्ञान की आप क्लास कर रहे हो। क्या है राजनीति? देखो, दो चीजें हैं, एक तो है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल, अरे यही समस्या है, पॉलिटिकल साइंस, और एक है पॉलिटिक्स, ठीक है, और एक है पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, ये सब में माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हो? पावर, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये सारी चीजें। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक टूल है। टूल मीन्स एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत आप कॉन्फ्लिक्ट को कोऑपरेशन में बदलते हो। कॉन्फ्लिक्ट टू कोऑपरेशन, मतलब संघर्ष को किसमें बदल देते हो मेरे बच्चों? सहयोग में। और कितनी अच्छी बात है, कहीं संघर्ष चल रहा हो और आप उसको क्या करो? सहयोग में बदल दो। जैसे अभी आप देखो, रूस लगातार 4 सालों से युद्ध में है। किस देश के साथ? रूस का यूक्रेन के साथ। अब वो संघर्ष सहयोग में क्यों नहीं बदल पा रहा है? क्योंकि उनके आपस में डायलॉग नहीं हो रहे हैं, डिप्लोमेसी नहीं हो रही है, पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही है। वो लोग मिलिट्री से उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, जबकि मिलिट्री किसी का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है? डायलॉग, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स। डिप्लोमेसी समझते हो? कूटनीति। एक तो हो गई राजनीति और एक हो गई, क्या है डिफरेंस दोनों में? ये मत कह देना कि राजनीति में राजनीति होती है, कूटनीति में कूटनीति होती है, कुटाई होती है ऐसा नहीं, ठीक है। ये डायलॉग्स के हैं, मतलब राजनीति में ही कूटनीति उसके अंतर्गत ही आती है, ठीक है। जब डिप्लोमेट्स आपस में डायलॉग करते हैं तो हो गई डिप्लोमेसी, और जब पॉलिटिकल लीडर्स आपस में डायलॉग करते हैं तो हो गई पॉलिटिक्स, राजनीति। समझ में आ रही है? जैसे आप देखोगे हमेशा किसी भी देश के साथ जो हमारे रिलेशन होते हैं तो 2 लेवल पे होते हैं, एक तो डिप्लोमेट्स डायलॉग करते हैं, एक पॉलिटिकल लीडर डायलॉग करते हैं। सबसे पहले कौन जाता है? डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स मीन्स, जैसे इंडिया में आपने देखा होगा फॉरेन सर्विस के लिए एक सर्विस विशेष बनाई गई है जिसका नाम है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिसको आप कहते हो कि भारत के राजदूत हैं अलग अलग देशों में, है ना। तो वो कैसे जाते हैं? इसी सर्विस से जाते हैं। आप इसमें सेलेक्ट हो गए, इसका कैसे एग्जाम होता है? हाँ, एग्जाम होता है। ये संस्था है UPSC, ठीक है, यही एग्जाम लेती है। तो इसी के तहत आप क्या क्या बनते हो? IAS, IPS, IFOS एंड IFS, और बहुत सारे हैं, लगभग 27 ऐसे पोस्ट, लेकिन ये मेनली मेजर है। और ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इन तीनों को बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। समझ में आ रही है? ये देखो मैंने 2 लिखा है, एक FOS छोटा सा वो लिखा है और एक FS। तो जो IFOS लिखा है वो फॉरेस्ट वाला है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और जो IFS लिखा है इसका क्या नाम है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। तो जब आप मान लो आपने एग्जाम दिया और इसको आपने सेलेक्ट किया कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, और आपको अच्छे रैंक्स, अच्छे नंबर मार्क्स मिले तो आपको ये मिल भी जाएगी, तो फिर आप किसी न किसी दूसरे देश में आप तैनात किए जाओगे, भारत के रिप्रेजेंटेटिव हो गए आप वहाँ। जैसे मान लो आपको तैनात कर दिया गया भारत सरकार ने जर्मनी में, कि आप जर्मनी में बैठोगे, वहाँ भारत का बहुत बड़ा एक तरह से एम्बेसी होती है। एम्बेसी समझते हो? कि हर देश में, दिल्ली गए हो कभी आप लोग? अरे कहाँ गए हो दिल्ली? आप लोग तो अपने यहाँ से बाहर ही निकले हो। दिल्ली में कभी आप जाओगे तो एक ऐसा लोकेशन है जहाँ हर देशों की एम्बेसी है। वहाँ पे अमेरिका की है, चाइना की है, पाकिस्तान की है, रसिया की, हर देश की है।
ऐसे ही इंडिया की भी हर देशों में है। वहां रहता कौन है? ये, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर्स इंडिया के विदेशों में रहते हैं, जो क्योंकि भारत सरकार रोज तो उनसे बात कर नहीं रही है। कितने सारे देश हैं इंडिया, पूरी दुनिया में कितने देश हैं? हाँ? अगर यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से माने तो 193, लेकिन मोटा मोटी हम मानते हैं कि 200 देश हैं पूरी दुनिया में। 200 देश, बात करना आसान है 200 लोगों से क्या? यहाँ अगर 100 लोग भी बैठ जाएं तो 1-to-1 डिस्कशन करने में कितना टाइम लगेगा? तो सोचो, ये तो 200 देश है। तो हाँ, अपने हर कुछ व्यक्ति रखे जाते हैं, कुछ ऑफिसर्स 10, 15, 20 वहाँ पे नियुक्त रहते हैं। जो जितना बड़ा देश, जिससे हमारा जैसा संबंध, समझ रहे हो? जैसे अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है तो हमारे 50 ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब हैं तो कभी कभी तो हम सारा ही बुला लेते हैं। देखा है कि जब भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब होते हैं तो क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान ने अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया। सुना है सर कि पाकिस्तान वाले अपने बुला लेंगे, हम अपने बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी को खतरा होता है। समझ रहे हो? आप ऐसे देश में रह रहे हो जिससे आपके संबंध खराब है तो क्या करेंगे? आपके डिप्लोमेट्स को मार देंगे। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमेट्स मारे भी जाते हैं। तो आसानी नहीं होता सब कुछ, उनकी जासूसी करवाएंगे, कुछ भी करवाते हैं। तो इसीलिए, लेकिन ज़्यादातर बहुत अच्छा है, सुरक्षित है, बेस्ट जॉब मानी जाती है। ऐसे लोग जिनको हमेशा इंडिया से बाहर ही रहना है, वो लोग इसको चुनते हैं और मौज करते हैं। समझ रहे हो? तो ये बात समझ आ रही? ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई? इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना? इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने देख लिया था क्या क्या। जो भारतीय जनता अनरेस्ट हुई, सबसे पहले क्या रीजन था? नंबर 1, इकोनॉमिक रीजन्स, यानी आर्थिक कारण, क्या बताया गया था आपको? फिर दूसरा था सोसाइटल, सामाजिक, सोशल रीजन्स, यानी सामाजिक, सामाजिक कारण क्या थे भाई? नंबर तीसरा था सांस्कृतिक या राजनीतिक, है ना, कल्चरल एस्पेक्ट। और राजनीतिक तो था ही। राजनीतिक क्या था कि आप ही के देश में आप ही को गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं मिल रहा है। मतलब भारत की संसद में सारे ब्रिटिशर्स बैठ रहे हैं। समझो, आपके ऊपर कौन सा कानून, कौन सा रूल बनाना है, कौन बना रहा है? अंग्रेज बना रहे हैं। तो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन इंडिया के लोगों का था ही नहीं। ये भी एक बड़ा अनरेस्ट था कि देखो हमारा ही देश और हमको मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन। लेकिन आम जनता को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? राजनीति में कौन लोग जाते हैं? राजनीति में जगह न मिला, जैसे आप लोगों के अंदर या आपके घर वालों के अंदर कॉमन मैन है, विधायक या सांसद न बन पाने का दुख है? आपके गांव में या आपके अगल बगल कुछ है, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कह रहा हो कि सांसद नहीं बन पाया, आज तक विधायक नहीं बन पाया? है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उस लेवल का मानते ही नहीं हो। लेकिन समाज या संसद कोई ऐसा कानून बना दे रिजर्वेशन पे रिलेटेड कि आज से आपका रिजर्वेशन बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, वो आपको इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता? सरकार कोई कानून बना दे, मिनिमम वेज मतलब मजदूरी फिक्स की जाती है 24,000, क्या दे सरकार कि हर मजदूर को 24,000 मिनिमम देना ही मिलना है। काम के घंटे तय कर दे सरकार, आटा दाल की कीमत तय कर दे सरकार। ये आपको प्रभावित करते हैं कि नहीं करते? बढ़ा दे तो भी आपको हर्ट होगा, घटा देगी तो आप खुश होगे, इससे प्रभावित होते हो। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अभी अपने को उस लेवल के दायरे तक पहुंचाए ही नहीं। तो पॉलिटिकल रीजन जो है वो इलीट क्लास को प्रभावित कर रहा था। इलीट क्लास मीन्स कुछ ऐसे लोग भी तो रहे होंगे जो उस लेवल के थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। वो लोग जैसे गांधी, नेहरू की फैमिली या कि और बहुत सारे लोग, सुभाष, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो बड़े लोग थे, जो धनी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको कौन सा कारण प्रभावित कर रहा था? राजनीतिक। लेकिन आम जनता को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण ज्यादा प्रभावित कर रहे थे।
समझ रहे हो? सामाजिक मैंने आपको बता दिया कि समाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, संस्कृति धर्म में बहुत सारा हस्तक्षेप हो रहा था अंग्रेजों का। कुछ लोग आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो लगेगा बिल्कुल होना चाहिए था, अच्छी बात है। बाल विवाह खत्म कर देना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है। बहु विवाह खत्म कर देना अच्छी बात है कि बुरी बात? अच्छी बात है ना, कि एक व्यक्ति, और ऐसा नहीं कि सेम एज, लड़का होता था 15 साल 20 साल का, लड़की होती थी 5 साल की, 8 साल की, 7 साल की, शादी होगी उसकी। जब तक लड़की, पहले मिनिमम एज भी 30 साल थी, मिनिमम एज समझ रहे हो? मतलब एक व्यक्ति एज ए एवरेज कितना जीता है, सोचो 30 साल उस टाइम पे, क्योंकि इतना मेडिसिनल डेवलपमेंट हुआ नहीं था, इतनी दवाइयाँ नहीं थी, बीमारियाँ बहुत थी। हैजा आता था ना तो गांव के गांव सफा चट हो जाते थे, मर गए गांव का गांव पूरा। हरजा, हैजा, पीलिया, निमोनिया, बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी। बच्चे ज्यादा पैदा करने का जो एक दिमाग में लोगों के भ्रम है ना, वो वहीं से आया है। क्योंकि पहले इंसान 10 बच्चे पैदा करता था तो भरोसा नहीं होता था कि बचेगा कितना। 10 में किसी का एक बचा, पता चला 9 फलाने के 9 बच्चे मर गए हैजे में, निमोनिया में, बुखार में, पीलिया में। तो इंसानों को क्या लगता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो कम से कम 1-2 बच जाएंगे। लेकिन आज तो ऐसा है नहीं, आज एक की भी गारंटी है, अगर आपने एक किया है तो वो भी नहीं मरेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में कि बुखार से नहीं मरेगा, निमोनिया से नहीं मरेगा, हैजा से नहीं मरेगा। अब एक्सट्रीम कंडीशन हो गई अलग बात है, कोई खतरनाक बीमारी हो गई तो। लेकिन इंसान चलता कैसे है? अपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? ज्यादा बच्चे। तो जो लोग उसको नहीं समझ पाते वो आज भी उसी चक्कर में फंस जाते हैं। ठीक है, तो सोशल और जो सांस्कृतिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे उससे आम आदमी प्रभावित हो रहा था, और वो कह रहा था कि ये अंग्रेजों का दुर्व्यवहार है, ये अंग्रेजों की गलत नीतियां हैं, हम इनको भगाएंगे, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। समझ रहे हो? गरीबी बहुत थी उस टाइम पे, अशिक्षा बहुत ज्यादा थी। जब देश आजाद हुआ है, ये तो हम बात कर रहे हैं अभी 1757 टू 1857 की। 1757 में क्या हुआ था मेरे बच्चों, बताइए? बैटल ऑफ प्लासी, वेरी गुड। और 1857 में क्या हुआ था? यस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम। सुना है कि नहीं सुना मंगल पांडे वाली कहानी? कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था, मेरठ की छावनी में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी कारतूस में, जिसको दांत से खोलना होता था। तो हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। क्यों? क्योंकि गाय का मांस हिंदू नहीं खाता और सुअर का मांस मुसलमान लाइक नहीं करता। ठीक है, तो दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और दोनों ने कहा कि अब इनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा, और मंगल पांडे ने अपने ही ऑफिसर को गोली मार दी। फिर वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है, उसको फांसी पे चढ़ा देते हैं। तो ये 1757 से 1857, कितना साल, कितने साल हो गए? 100 साल। 100 साल की लंबी कहानी चली है यहाँ तक आने में, मतलब देश के लोगों को जगाने में, क्रांति तक लाने में आसान नहीं होता। 100 साल लगे, 100 साल लगे हैं, बड़ा लंबा समय लगा है ना? वो आपने एक रील देखी होगी, 13 साल लगे हैं यहाँ तक आने में, देखा कि नहीं देखा? तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फिर 1857 से 1947, आप समझ, टाइम लाइन समझो पहले। 1757, फिर 1857 और फिर 1947। 1947 में क्या होता है? देश आजाद होता है ना? तो यहां से एक्चुअल में संघर्ष शुरू होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत कहां से होती है? 1857 से। लेकिन मैंने बात शुरू कहां से की है? 100 साल पहले से। क्योंकि जब पहले से बात शुरू होती है तब तो आपको क्रोनोलॉजी समझ में आएगी, घटना समझ में आएगी, है ना? हर चीज का, जो भी घटनाएं आज हो रही है ना, इसके रीजन्स छुपे हुए हैं इसके इतिहास में। बिना ऐतिहासिक रीजन के कुछ नहीं होता। आज आप जो कर रहे हो, यहां आप क्यों बैठे हो?
वजह है आपका पास्ट। पास्ट में आपने जो किया है उसका रिजल्ट आपको वर्तमान में मिल रहा है, और वर्तमान में आप जो कर रहे हो इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। आपकी कंडीशंस ऐसी है, आपने पास्ट में जो काम किए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंडीशन ऐसी ना रहें, तो प्रेजेंट में आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा कि ताकि फ्यूचर आपका बदल जाए। बात समझ आ रही है? जैसे जहां हो आपने पास्ट की वजह से बदलना है तो काम करना पड़ेगा। 1857 से एक कंटिन्यूअस रेवोल्यूशन शुरू होता है और लगातार लोग जुड़ते हैं। पहले तो देखो, अब आगे हम बात करेंगे लेकिन आप समझ लो, पहले एक संस्था बनती है जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये कब बनती है? अभी आपको पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल में। ठीक है, आज़ादी की बहुत सारी लड़ाइयाँ क्योंकि यही लड़ती है 1885 में। लेकिन ऐसा नहीं कि ये पहली संस्था थी, इसके पहले भी बहुत सारी संस्थाएं बन चुकी थी, लेकिन वो छुटपुट संस्थाएं थी। छुटपुट मीन्स जैसे कोई जमींदारों का ग्रुप मिला, बोला कि यार अंग्रेज हमारे हितों को प्रभावित कर रहे हैं, चलो अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो बन गया जमींदारी एसोसिएशन। किसानों का कोई ग्रुप मिला, बोला यार हमको अंग्रेज से अपनी बात मनवानी है, तो चलो किसानों का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो बन गया फार्मर्स एसोसिएशन। मजदूरों का कोई ग्रुप बना, बोला चलो लेबरर एसोसिएशन बना लेते हैं। मतलब कोई ऐसा पैन इंडिया ग्रुप नहीं था, ऐसा कोई समूह नहीं था जो भारत के सभी लोगों की आवाज उठा सके। वैसा पहला समूह बना कांग्रेस, जिसने मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, सबकी आवाज उठाई। ठीक है, 1857 से पहले तक बहुत सारे अलग अलग, ये तो मैंने आपको बता दिया वर्ग वाइज। अब होता है रीजनल ग्रुप्स। बंगाल के लोगों को हित प्रभावित हुए तो उन्होंने बना दिया बंगाली एसोसिएशन, मद्रास के लोगों को तो मद्रास एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बने, लेकिन वो सिर्फ छोटे थे। और आप जानते हो कि छोटे ग्रुप्स की बात सरकार ज़्यादा सुनती नहीं है। सरकारें किसकी बातें सुनती हैं? जिनके ग्रुप्स बड़े हों, जिनकी में ज़्यादा लोग हों। जंतर मंतर में भी आंदोलन हुआ, लोगों ने बात सरकार क्यों सुन ली? बहुत लोग थे, सरकार झुकने के लिए मजबूर क्यों हुई? कि संख्या बहुत पहुंच गई थी। ठीक है, और बाकी आंदोलन तो रोज चलता रहता है। अभी जंतर मंतर आप जाओगे, वहां रोज आंदोलन चल रहा है, रोज। कोई ध्यान देता है क्या? कोई नहीं देता। कोई नॉर्थ ईस्ट का आदमी आया है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, कोई छोटा ग्रुप, कोई बड़ा ग्रुप चल रहा है, वहां कोई नहीं सुनता, क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है। तो लोकतंत्र में सुनी कब जाती है? जब आपके पास लोग, है ना। आपकी आवाज यहाँ कब सुनी जाएगी? मान लो कोई आप डिमांड करते हो, आपकी आवाज कब सुनी जाएगी? जब ज्यादा लोग। ये आप आजमा के देख लेना, किसी काम से भी अगर आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो, एक व्यक्ति जाएगा, उसकी उतनी बात नहीं सुनी जाएगी। दो व्यक्ति जाएगा, नहीं सुनी जाएगी। अगर सारे लोग जाएंगे, तुरंत सुनी जाएगी, तुरंत एक्शन होगा। इसीलिए हर समूह को अपना ग्रुप बनाना होता है। और यहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ हम लोग पढ़ते थे वहाँ हमारे ग्रुप्स बहुत स्ट्रांग थे, स्टूडेंट्स के। छात्र संघ, स्टूडेंट यूनियन, है ना। मैं चाहूँगा कि आप लोग बना लो, आपका अपना यूनियन हो, और इलेक्शन भी मैं कराऊंगा। हालांकि मैं अभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जरूर कराऊंगा आपकी क्लास में। पूरे कॉलेज का इलेक्शन हो ना हो, लेकिन इसका जरूर इलेक्शन होगा। मीन्स CR, है ना, CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव। इसमें कौन रिप्रेजेंटेटिव होगा इस क्लास का? अभी आप पढ़ लो, पहले थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझ लो, कैसे लोगों को अपनी तरफ मिलाना है, कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाना है। इसके बाद पॉलिटिक्स, चुनाव होगा। ठीक है, तैयार हो सब लोग? तो चुनाव की तैयारियां शुरू कर दो आप लोग, एक दूसरे से मिलना जुलना, खिलाना पिलाना। ठीक है, तो वो देखा जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं 1857 से लेकर 1947 तक। एक लंबी जर्नी रही है, लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लाठियाँ खाई हैं, आंदोलन किए हैं, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है। आज की जनता, जैसे आप लोग गांधी को नहीं समझ पाओगे अभी इतना, या कि नए जनरेशन गांधी को उतना नहीं समझ पाती। कहती है गांधी ने आज़ादी दिलाई है, दे दिया आज़ादी हमें खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लोग कहेंगे ऐसे आज़ादी मिल जाती है क्या? लड़ना पड़ता है ना। भगत सिंह के फॉलोवर ज़्यादा हो सकते हैं, नई पीढ़ी जो यंग पीढ़ी है वो कहती है कि नहीं, लड़ना है, मारना है, मरना है, तब आज़ादी मिलती है। वो भी तरीका है, लेकिन सबसे प्रभावी गांधी का ही तरीका है। अभी तक नई जनरेशन नहीं मानती थी, जो नहीं मानते थे वो दिल्ली के आंदोलन में गए जंतर मंतर पे, और उन्होंने जब लाठियां खाई
तब उनको एहसास हुआ कि गांधी का तरीका कितना सही है। गांधी वाली आंदोलन को, मतलब सोनम वांगचुक का नाम सुना आप लोगों ने? जो व्यक्ति 26 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल में बैठा रहा, ऐसा गांधी करते थे। ये गांधी का तरीका है। गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भूख हड़ताल में बैठ जाते थे कि जाओ खाना नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा। आपको फर्क पड़ता है इससे? जाओ मर जाओ। आप घर में करते होगे सत्याग्रह, घर में करते हो। जब कोई बात आपको मनमानी होगी, जा आज से खाना नहीं खाऊंगी जब तक मुझे फोन नहीं मिलेगा, आप कर सकते हो। देखो क्या होता है, क्या पता फोन मिल जाए जिसके पास फोन ना हो, या कि जो भी चीज डिमांड हो, है ना। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सत्याग्रह। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स सत्य का आग्रह, सत्य के लिए अपनी बात मानने के लिए सामने वाले को मजबूर कर देना, मार के नहीं, नैतिक रूप से। मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। जैसे आप 2 दिन ना खाओ तो आपकी मम्मी के लोग क्या करे, मेरी बेटा मेरी बेटी खा ही नहीं, तो धीरे धीरे उनका हृदय परिवर्तन होगा और फिर जिस चीज की आप डिमांड कर रहे हो वो चीज आपको देने का या जो उनसे संभव हो पाएगा मिलने का प्रयास होगा। ठीक है, तो हमने बात कर लिया था आर्थिक चीजों पे बात कर लिया था। थोड़ा सा इसमें नोट भी करा दूं कि आपको, लिखो एक लाइन लिख लो। आर्थिक कारण लिखा दिया था? हाँ, तो लिख लो आर्थिक कारण में नंबर 1। अरे आर्थिक कारण लिखो, आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव, हेडिंग डाल लो, यानी इकोनॉमिक रीजन्स। फिर लिखो इसमें किस चीज के लिए इकोनॉमिक रीजन्स, स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, ये सारे रीजन्स रहे। लिखो स्वतंत्र भारत पर, या कैसे लिखो, भारत पे ब्रिटिश शासन का प्रभाव, स्वतंत्र छोड़ देना, भारत पे ब्रिटिश शासन का प्रभाव हर क्षेत्र में विद्यमान था, लेकिन शासन का प्रभाव हर क्षेत्र में विद्यमान था, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव ने भारतीय जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। मैकियावेली के कल एक स्टेटमेंट बताया था ना कि आप अपने पिता के हत्यारे को भूल सकते हो लेकिन अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकते। भारतीय जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको ड्रेन थ्योरी बताई थी ना, ड्रेन थ्योरी याद है? क्या है ये? ड्रेन थ्योरी मीन्स धन का निष्कर्षण का सिद्धांत। धन के निष्कर्षण का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी भाषा समझ में आती है? क्यों आरती? आरती नाम है तुम्हारा ना? नहीं जो लड़की यहाँ पाली, मेरी भाषा समझ में आ रही है? मैं जो बोल रहा हूँ पूरा पूरा दिमाग में घुस रहा है? कहीं दिक्कत होगी बोल देना, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो बोलना कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा बताएं, या कि उसको दूसरे तरीके से हमको बताएं, हमको ये भाषा समझ में नहीं आई। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत होगी तो भी बोल देना। तो लिख लिया धन का निष्कर्षण का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी एंड आरसी दत्ता। दादा भाई को जानते हो? जो सबसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं लोग? दादा। वही दादा है, सबसे बूढ़े थे उस टाइम। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, जब आपस में देखो लड़ते, बहुत सारे क्रांतिकारी थे ना, आपस में भी लड़ते थे। अभी आप आगे पढ़ोगे कि हमारा जो कांग्रेस है उसका भी विभाजन हो जाएगा, किसमें? उदारवादी और उग्रवादी में। ये उग्रवादी वो कहते हैं जो कहते हैं कि मार के ले लेंगे आजादी, छीन के ले लेंगे आजादी, ऐसे नहीं मिलेगा। और उदारवादी क्या कहते थे? अनुनय विनय, वो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि अंग्रेजों प्लीज प्लीज चले जाओ मेरे देश से, मुझे छोड़ दो, आजाद कर दो। लेटर लिखेंगे, आंदोलन अनशन करेंगे, धरना देंगे, ऐसे वाले लोग हैं। और दूसरे वाले लोग हैं कि
बम मारेंगे, उनके सैनिकों को मारेंगे, सिपाहियों को मारेंगे, बैंक लूट ले लेंगे, हथियार लूट लेंगे, उनको ऐसे परेशान करेंगे। दोनों तरीके ज़रूरी होता है, ठीक है? कोई ना कोई ये कहे कि सिर्फ भगत सिंह के तरीके से मिली या कोई कहे सिर्फ गांधी के तरीके से मिली, दोनों बातें गलत है। दोनों तरीके से मिली, ठीक है? एक व्यक्ति बाहर से मार रहा था तो एक व्यक्ति अंदर से समझा भी रहा था। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? जब आप बैलेंस बना के चलोगे लाइफ में तभी मैटर करता है। जैसे आप बहुत वायलेंट हो गए, मान लो जीवन में हर चीज़ में आपको गुस्सा आ जाता है, हर चीज़ में आप आक्रोशित हो जाते हो, तो फिर आप उतने सफल नहीं हो पाओगे, आप कूटे जाओगे किसी दिन, ठीक है? या कि दूसरी बात, आप इतने डरपोक हो गए कि हर चीज़ में आप सरेंडर कर देते हो, हर चीज़ में आप साष्टांग चरणों में लड़ जाते हो कि नहीं जो कहोगे वही मान लिया सारी बात, फिर भी आप सफल नहीं हो। जहां मौका मिले, यानी जहां जैसी कंडीशंस हो, जहां आपको एग्रेसिव होना है वहां एग्रेसिव होंगे, जहां रिस्पेक्टफुल होना है, रिक्वेस्ट करना है वहां रिक्वेस्ट भी करेंगे। समझ रहे हो? तो आपका जो व्यक्तित्व है ऐसा होना चाहिए कि हर जगह झुकेंगे नहीं और हर जगह दबेंगे भी नहीं, तो आप उन सारी चीज़ों को ज़्यादा जल्दी आप प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया? ओके। तो मैं बता रहा था इकोनॉमिक क्षेत्र ने, आर्थिक कारण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। ठीक है, धन के निष्कर्षण का सिद्धांत, इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। ठीक है, अब आप दूसरा लिख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र, हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है ना वो अंग्रेजों ने ही किया है इंडिया में। जैसे रेल बनाई, रेल कब बनाई? रेल किस लिए बनाई थी? आप लोगों को चलने के लिए, कि ये भारतीय लोग बड़े आराम से मौज में चलें, बहुत दिक्कत होती है इनको, बैलगाड़ी से चलते हैं, तो चलो रेल बना देते हैं। इसलिए बनाई थी क्या? किस लिए बनाई? हाँ हाँ, किसी ने ठीक बताया, ऐसा कुछ हमारा देश है? हैं? ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ मोटा मोटी मुझे, इधर कौन सा सी है बेटो बच्चों? भारत के ऐसे 3 तरफ से सी है कि नहीं है? चलो बताओ तीनों का नाम। और यहाँ पे एक छोटा सा और लड्डू भी है, इस लड्डू का क्या नाम है ना? और यहाँ पे भी एक छोटा सा लड्डू है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। ये 3 हमारे चारे पड़ोसी देश हैं। ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया अपना प्यारा इंडिया, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका। श्रीलंका आप जा सकते हो। ये हो गया नेपाल, नेपाल, और ये हो गया भूटान। अरे चीन तो बहुत बड़ा है, इसके ऊपर का ही चीन है वहां तक। ठीक है, और इधर भी है अपना एक सबसे प्यारा, हम हमेशा लड़ने वाला दोस्त, पाकिस्तान। और फिर इधर भी एक देश है अफगानिस्तान, और फिर एक इधर भी देश है जिसको बोलते हैं ईरान। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट यही है। ओपीएम का प्रोडक्शन बहुत होता है, अभी आज सर ने बताया है ना कि नशा मुक्ति अभियान चलेगा, है ना, जिसको मैं आपकी रैली वैली सारी चीज़ें निकलवाऊंगा, यहाँ से लेके आप औड़ी मोड़ तक जाओगे। जाओगे कैसे? समस्या वो भी है ना, रोड ही सही नहीं है, तैरते हुए जाओगे कीचड़ में इसी तरीके से। फिर वहाँ चौराहे पे आप कहोगे नशा नहीं करना है, जो देखेगा तो आप ही को कहेगा करे कैसा नशे में है क्या है। तो ये हो गया गोल्डन क्रिसेंट। और इधर भी कुछ देश हैं जो गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। तो नशे के दोनों हब हैं हमारे साइड में, और वो सारा अपना नशा, गांजा, ओपीएम, अफीम कहाँ भेजते हैं? भारत। ऐसे, और फिर इंडियन यूथ, भारतीय युवा क्या करते हैं? सेवन करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो रेल बनाई थी अंग्रेजों ने, ट्रेन बनाई है सब जगह, ट्रेन में बैठे हो कि नहीं आप लोग? ये है भारत का हृदय प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश, आप लोग यहाँ हो। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ बैठ के आप गए ट्रेन में? अनपरा से कहाँ जा रहे हो आप? बनारस, दिल्ली, जबलपुर, फिर गुजरात, फिर इधर मुंबई, ये मुंबई है, ठीक है, और फिर इधर आप चले गए चेन्नई,
ठीक है। फिर इधर आप चले गए तमिलनाडु, केरला, फिर आप इधर ऐसे घूम रहे पूरा। तो बनाया किस लिए था? ताकि जो सामान है यहाँ का अंदर का पूरा, ये कहाँ हम पहुँचा सकें? कोस्ट पे, मतलब तटों पे, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या लगाएंगे? जहाज लगाएंगे, शिप लगाएंगे, सारा सामान भरेंगे, ले जाएंगे लंदन। यस। तो ट्रेन इसलिए बनाई गई थी कि वो अपना सामान आसानी से ढो सके, और जब लंदन से सामान बन के आए कोई, तो उसको पूरे देश में फैला सके, ताकि बेचना भी तो है। वरना बम्बई में सामान उतरा, बम्बई में रह जाएगा फिर ना। अनपरम कैसे आएगा आपके सोनभद्र में? ट्रेन से आएगा, जल्दी से सामान पहुंच जाएगा, है ना। तो ट्रेनों को बनाया था उन्होंने किस लिए? कच्चा माल को इंग्लैंड पहुंचाना, और फिर बने बनाए प्रोडक्ट को इंग्लैंड से भारत के सारे कोनों तक पहुंचाना। लेकिन आप जानते हो कि हर चीज़ के दो फैक्टर होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। आप उन्होंने तो अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन भारतीयों ने भी तो उसको अपने फायदे में यूज किया। सोचो, पहले मैसेज डिलीवर करने का कोई माध्यम तो था नहीं। क्या था? व्हाट्सएप था क्या पहले? लैंडलाइन भी नहीं थी, बहुत बाद में आई, ठीक है। कैसे आप अपना मैसेज, सोचो 1857 में अगर आपको अपना मैसेज पूरे देश में कन्वे करना है, कैसे करोगे? हाँ, कबूतर से। वेरी गुड, कबूतर से भिजवाओगे, है ना। जा कबूतर जा, पहले प्यार की चिट्ठी दूसरे प्यार को दे के आ जा। घोड़ों से, घोड़े पे कोई घुड़सवार जाएगा, जासूस जाएगा, लेटर वेटर दे के आएगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर भी सोचो, लोगों को जानकारी हो जाती। 1857 की क्रांति की फेल होने की वजह यही थी कि सही से मैसेज न पहुंच पाना सही टाइम पे। क्योंकि 10 मई सबने डिसाइड किया था कि 10 मई को सब जगह, इन्होंने, सोचो कितने अच्छे समझदार लोग थे, उन्होंने कहा कि 10 मई की तारीख को पूरे देश के हर शहर में आंदोलन करेंगे एक साथ। अंग्रेज डर जाएंगे, कहाँ कहाँ सवाल पाएंगे, सवाल ही नहीं पाएंगे। पॉलिसी स्ट्रेटजी अच्छी थी, लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया। तो कोई 1 को कर दिया, कोई 2 को कर दिया, कोई 10 को किया, कोई 11 को किया। तो अलग अलग दिन जब आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को दबाना आसान हो गया। उन्होंने सबको दबा दिया, सबको मार पीट के खत्म कर दिया, बोला हटाओ, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। तो ट्रेनों के आने से क्या हुआ? मैसेज डिलीवरी तेज होने लगी, सामान पहुंचाना तेज होने लगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हुआ, मतलब क्रांतिकारियों का मूवमेंट बढ़ गया। तो अंग्रेजों को तो फायदा हुआ, भारतीय लोगों को भी फायदा होने लगा, इससे क्रांतिकारियों को भी फायदा होने लगा। ठीक, चलो आज के लिए इतना बहुत, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।